नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं हमेशा की तरह रात 10 बजे। मेरे साथ रवि जी हैं और आज हम बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। दो कंटेंट हैं, दो फिल्म हैं जिनका हम रिव्यू करेंगे। रवि जी रिव्यू करेंगे। एक है बैड न्यूज और दूसरी है आदु जीवितम। और इसके अलावा हम बॉलीवुड के कुछ और उठापटक वाली खबरों के बारे में भी बात करने वाले हैं, आपको बताएंगे। अगर आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जल्दी से इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारी आवाज आपको बराबर मिल रही है तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट करके बताइए। जैसे ही दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम अपना आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे दर्शक जुड़ रहे हैं। जो अभी अभी जुड़े हैं दर्शक, उनको बता दूं कि आज हम आदु जीवितम का रिव्यू करेंगे, बैड न्यूज का रिव्यू करेंगे और बॉलीवुड की कई उठापटक वाली जो खबरें हैं उन पर आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, जैसे मैं और रवि जी करते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। जी, आज हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज YouTube को लेकर कुछ समस्या है और आज YouTube थोड़ा सा डाउन है। बहुत सारे लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट दिन के दौरान मैं भी देख रहा था कि वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी और जो वीडियो अपलोड हो जा रहा था वो दिख नहीं रहा था कई कई घंटे तक। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से दर्शकों को भी हो सकता है दिक्कत हो रही हो नोटिफिकेशन वगैरह मिलने में। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे काफी दर्शक जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रवि जी, ये बताइए कि आपने बैड न्यूज देख ली है, तो ये जो बैड न्यूज है, क्या ये बॉलीवुड के लिए बैड न्यूज है या गुड न्यूज है? कैसा लगा, कैसी लगी आपको फिल्म? क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा? देखिए, और ना तो ये गुड न्यूज है। दरअसल बॉलीवुड के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है दरअसल, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर्स में आए 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो अगर सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, जिसकी कि बॉलीवुड जो है जिस पर नजर रखता है और आमतौर पर उसको उसी से मतलब होता है, तो वीकेंड का इस फिल्म का कलेक्शन जो था वो 30 करोड़ रुपए से अधिक नेट बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से बॉलीवुड के लिए एक राहत भरी खबर है कि जब अक्षय कुमार की भी फिल्में खूब जम के पिट रही हैं, ऐसे में एक फिल्म आती है जिसमें विक्की कौशल है, एमी विर्क है और तृप्ति डिमरी है, जिनका की स्टारडम या हीरोइज्म जो है वो अक्षय कुमार से कहीं कम है, और उसके बावजूद जो है वो कुल मिला के एक ऐसी एवरेज ओपनिंग, बेहतर ओपनिंग लेते हैं जो कम से कम बॉलीवुड को परेशान नहीं करती, थोड़ा सा उम्मीद बंधाती है कि चलो ठीक है, लोग देखने आ रहे हैं, कभी कभी कोई आ रहा है, इस तरह से। तो अगर उस लिहाज से देखें, वीकेंड के लिहाज से, कलेक्शन के लिहाज से, तो ठीक है। और शायद लेकिन फिर वही बात है कि बॉलीवुड को अपनी फिल्में चलाने के लिए अब जो है बहुत सारे उपाय और हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। तो जैसे ही वीकेंड खत्म हुआ तो इस पर 1+1 ऑफर आ गया है, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। तो लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की कहानी है, इसका जो पूरा सेटअप है, तो मुझे लगता है इसके प्रोड्यूसर्स को इस फिल्म के ऊपर 1+2 का ऑफर देना चाहिए था। पड़ोसी को भी लेकर आओ। हाँ, एक इसमें महबूब है और एक सनम है। अच्छा। तो मेरे महबूब मेरे सनम, तो वो महबूब और सनम, तो इसके ऑफर में भी यही लिखा है, एक महबूब एक सनम। लेकिन कायदे से अगर फिल्म की कहानी देखें तो एक जो हीरोइन है तो उसका एक महबूब है और एक सनम है। तो इसका ऑफर 1+2 होता तो मुझे लगता है शायद ज्यादा लोग देखने के लिए जाते। तो खैर, अगर हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब आपने रिव्यू शुरू करने से पहले ही बता दिया है कि इस फिल्म को जरूरत है कि दर्शक भेजे जाएं, खुद से नहीं आने वाले, वर्ड ऑफ माउथ का पब्लिसिटी नहीं मिलने वाला। हाँ, इसमें अगर चाय समोसा भी जोड़ देते तो शायद और बेहतर होता। अच्छा। मतलब देखिए, अब इसी तरह से दर्शक बुलाने पड़ेंगे। जहां तक इस फिल्म की बात है, तो इसके ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी तो पैदा कर दी थी, वो हम लोगों ने देखा था। हालांकि उसके पीछे भी 1-2 चीजें हैं जिस पर मैं आऊंगा। तो मोटा मोटा अगर इसके प्रेमाइसिस की बात कर ले, और ट्रेलर से हालांकि सबको कहानी का अंदाजा हो ही गया है कि एक लड़की है जो एक ही रात में जो है 2 पुरुषों से संबंध बना लेती है, और वो जो दोनों शारीरिक संबंध बनते हैं उनसे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर पता चलता है कि कोई एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम जो है वो बड़ा भारी है और मुझे याद भी नहीं है, वो आपको ट्रेलर में देखेंगे दिख जाएगा। तो उसमें वो ट्विंस को कंसीव करती है, और वो ट्विंस जो है वो दोनों अलग अलग पुरुषों से होते हैं। अब ये जो आपने कहा था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइप का केस है ये, लेकिन प्रोड्यूसर्स और राइटर डायरेक्टर्स ने ऐसे बताया है कि ये कहानी हर दूसरे घर में हो रही है।
कुछ इस अंदाज में इसको बताया गया, या जिस फिल्म को जिस तरह से प्रमोट किया गया, या जो कहने और बताने की कोशिश की जा रही है, जी सही मायने में आप कहें तो इस फिल्म को देखते हुए आपको लगता है कि आप ये क्या देख रहे हैं, मतलब उस मेडिकल टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मेडिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, कुछ बहुत कॉमन है, कुछ अति से अति दुर्लभ है, तो ठीक है वो भी हो जाती, लेकिन आप उसको दिखा किस तरह से रहे हैं, आप उसके पीछे कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस फिल्म में आप इस जमाने के यूथ को दिखा रहे हैं, आज का यूथ कैसा है ना। आप एक लड़की को दिखा रहे हैं, उसके साथ 2 लड़कों को दिखा रहे हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। वो लड़की जो है सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही है, लेकिन वो जो लड़की लगा रात दिन मतलब सिर्फ अपने सपने के बारे में सोच रही, उसको कुछ मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं उसके बारे में, कुछ शेफ की कोई मिराकी कंपटीशन है, सही है कि गलत है पता नहीं, तो उसको कोई वो अवार्ड जीतना है, वो बहुत बड़ी शेफ बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसको शादी का दबाव डाल रही है। एक शादी में जाते हैं शुरू में, और एक लड़के से टाका भिड़ जाता है। वो लड़का भी जो है कोई चाट पकौड़ी टाइप का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट या जाने क्या चलाता है, तो वो वहां पर प्यार भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है, फिर उतनी जल्दी उनका तलाक भी हो जाता है, ब्रेकअप के साथ तलाक भी हो जाता है। फिर वो लड़की तुरंत दूसरे एक होटल में कहीं मनाली शिमला कहीं चली जाती है, तो वहां भी वो होटल के मालिक के साथ में उसको मतलब एक आकर्षण होता है, और फिर जब उसकी शादी, मतलब इधर तो साल भर के अंदर ही दिखा दिया गया तलाक, लेकिन वो पहली सालगिरह में ही उसको वो अपने पति के वीडियो वगैरह दिखते हैं कहीं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ मौज मजे कर रहा है, तो वो इस होटल मालिक के साथ अपना संबंध बना लेती है। इधर वो उसके कमरे में वापस भी नहीं लौटती, तो पाती कि उसका पति दिल्ली से यहाँ आ चुका है रात के रात, मतलब, और फिर वो यहाँ पर उसके साथ में संबंध बनाती है, और फिर ये वो सारा मामला आगे होता है जो मैंने बताया। बहुत ही वाहियात है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत फूहड़ किस्म का है। एक तो मतलब उसमें कहीं मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई भी कहीं कहीं कोई रेलेवेंस नहीं आ प्रैक्टिकल, रहा। हाँ कहीं कहीं आपको कहीं ना ये लॉजिकली फिट बैठता है ना टेक्निकली फिट बैठता है फिल्म में, और इमोशनली तो जरा भी फिट नहीं बैठता है। जिस आदमी से आपने साल भर के अंदर शादी करके लड़ाई झगड़ा करके उसको कोस कर तलाक ले लिया, और वो आ भी जाता है एक झटके में, पता नहीं कैसे वापस सीन में, और फिर आपके संबंध भी बन जाए, मतलब कमाल है, मतलब ये गजब की बात है। और फिर आप सीधे एक दूसरी मेडिकल कंडीशन में चले जाते हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये सब क्या दिखा रहे हैं, मतलब ये बड़ा कुंठित टाइप का, मतलब जिसके भी दिमाग की उपज ये कहानी के, तो मैं मेडिकल कंडीशन पे नहीं जा रहा हूँ, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप जिस तरह से उसको दिखा रहे हैं, जैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, फिर उसके बहाने आप पूरी कॉमेडी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लड़की, अब वो दोनों लड़के जो है वो उस लड़की के साथ में रहना भी चाहते हैं, उन दोनों बच्चों को अपना भी लेना चाहते हैं जो पैदा नहीं हुए, इसके आसपास पूरा ड्रामा चल रहा है। कैसे वो एक रूम में एक साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की के माँ बाप को पता ही नहीं है, लड़के के माँ बाप दोनों की फैमिलीज को पता ही नहीं है, तीनों की अलग ही खिचड़ी पक रही है, मतलब क्या कहना चाह रहे भाई, मतलब। तो इतनी वाहियात और घटिया लगी ये फिल्म राइटिंग और कहानी के स्तर पे और कॉन्सेप्ट के स्तर पे, मतलब आप इसको, और दूसरी मजे की बात है कि आप इसको बता रहे फैमिली एंटरटेनर की तरह आप बताना चाह रहे हैं, किसी एंगल से ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर नहीं है, फैमिली जरूर है दोनों तीनों किरदारों की, लेकिन कहीं से फैमिली एंटरटेनर नहीं है, इतनी उल्टी सीधी बात है। आश्चर्य मुझे सेंसर पे भी हुआ कि ऐसे सब्जेक्ट पे और फिल्म में जिस तरह की सीन, कुछ गानों में कुछ सो कॉल्ड बोल्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए उनको, आप उसको यूएस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मतलब कौन माँ बाप अपने बच्चे को साथ में दिखाने ले जाएंगे इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट वाली? यूएस सर्टिफिकेट में यही होता है, पेरेंटल गाइडेंस में आप फिल्म को देखिए, तो कौन तो माँ बाप जाएंगे और कौन तो अपने बच्चों को ले जाएंगे। तो ये बहुत ही सड़क छाप टाइप का आइडिया था, जिसको कि जो है करण जौहर ने और जो भी उनके राइटर डायरेक्टर की टीम है, आनंद तिवारी इत्यादि जो है, उन्होंने मिलकर इसको बना दिया। एक और बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, दरअसल इस फिल्म का जो भला हुआ है वो एनिमल के कारण हुआ है, एनिमल ने इस फिल्म का उद्धार किया है। तृप्ति डिमरी इज द कॉमन कनेक्शन। हाँ, तृप्ति डिमरी जो है वो कॉमन कनेक्शन है इसमें। दरअसल ये फिल्म 2022 के आसपास शुरू हुई थी, अगर आप खबरें खंगालेंगे, मैं बता दूं अपने जो देखने वाले सुनने वाले हैं, आप YouTube पे जाकर इसको YouTube पे देख लीजिए या गूगल पे देख लीजिए। ये फिल्म मेरे महबूब मेरे सनम नाम से शुरू हुई 22 में, बनते बनते ये 23 में जो है मार्च में बताया गया है कि इसकी शूटिंग और ये सारा मामला पूरा हो चुका था। कायदे से तो आ जानी चाहिए थी, 24 नहीं होना चाहिए था।
हाँ लेकिन हाँ उस वक्त जो सिनेरियो चल रहा था, जिस तरह से धड़ल्ले से फिल्में पिट रही थी, शाहरुख के अलावा कोई नहीं चला, हाँ पठान और जवान के अलावा सब एकदम, और एक गदर पकड़ लीजिए उसमें, हाँ 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 घबराहट में थे क्या करें क्या नहीं करें। वैसे में एनिमल फिल्म आई, और एनिमल आने के बाद में तृप्ति डिमरी जो है वो नेशनल क्रश कहा किसी ने दूसरी भाभी कहा, तो इस तरह से जो है उनकी लॉटरी लग गई और वो गाड़ी चल पड़ी। अब उनकी हाँ गाड़ी चली तो प्रोड्यूसरों की भी गाड़ी जो है और लॉटरी जो है वहां पर निकल आई। उसके हाँ बाद में एक तरीके से इस फिल्म को रीपैकेज किया गया, क्योंकि पहले नाम से तो ये लगभग पिट ही रही थी, मतलब, और कुछ दम नहीं था। इस बीच विकी कौशल भी थोड़ा बहुत, एक आध फिल्म उनकी चली इस बीच, तो उनका मामला भी ठीक बना। तो इसको गुड न्यूज के सीक्वल के तौर पर, बाकी उसके लिए स्पिरिचुअल सीक्वल शब्द यूज किया जा रहा है मीडिया में प्रोड्यूसर्स की तरफ से, ये एक नया है स्पिरिचुअल सीक्वल। तो उसकी आत्मा है इसमें, तो उस स्पिरिचुअल सीक्वल को जो है बैड हाँ न्यूज बना दिया गया, तो एक गुड न्यूज से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मामला हो गया। फिर हाँ तृप्ति डिमरी चल गई, थोड़ा सा हॉट सीन है, एक आध हाँ गाना उस तरह से थोड़ा बहुत तौबा तौबा वाला शूट करके तो एक रीपैकेजिंग करके जो है इसको जो है हाँ मार्केट में उतार दिया गया। तो ये फिल्म है, तो भाई मेरा वही कहना है कि भाई चीजें तो बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, लोगों के पर्सनल वर्ल्ड में, जिसको आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो क्या आप उसकी कहानी बना देंगे? क्या आप उसको हाँ सिनेमा बना के ऐसे बता देंगे कि तो हर दूसरे घर में हो रहा है, या हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है? ये बड़ा अजीब है, जी कहानियां नहीं है इनके पास। तो इसी तरह हाँ की उल्टी सीधी चीजें जो है उसमें ये लोग जा रहे हैं, और ये फिल्म उसी तरह की है। आपने बहुत सही कहा कि एक तो तृप्ति डिमरी कॉमन कनेक्शन निकल आया और उनको लगा कि भाई ये एनिमल में काफी लोगों ने इनको पसंद किया था। दूसरा, खुद एहसास हो गया होगा कहानी बनाते बनाते कि देखिए जो भी फिल्म बना रहा होता है उसे पता होता है वो क्या बना रहा है। वो भले बिल्कुल मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जो कुछ कहे, उसको अंदर पता होता है कि उसकी कहानी में दम कितना है। फिल्मी दुनिया बहुत हद तक मार्केटिंग पे चलती है, प्रमोशन पे चलती है, इसलिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, इसलिए बार-बार पैसा गिनाया जाता है। लेकिन असल बात ये है कि कंटेंट जो होता है वो पता होता है बनाने वाले को कि कंटेंट कितना रिच है। और ठीक आपने बात। सही कहा कि ये इस फिल्म को रोका गया उस वक़्त, क्योंकि शायद उस वक़्त आती तो ज़्यादा ज़ोर से गिरती, अभी थोड़े कम ज़ोर से गिरेगी, लेकिन गिरने वाली तो है। और जी यहाँ पर ये बात भी समझ में आ जाती है कि फ़िल्म बनाने के लिए जिस तरह की कहानी की ज़रूरत होती है, वो भूख तो है नहीं। तो जब कहानी की भूख नहीं है तो कुछ भी ऊबड़-खाबड़ जो भी मिलता है, उस पर ये बना देते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि दर्शकों पे भारी पड़ता है, जिनकी जेब से ₹500 गया होगा या ₹800 गया होगा या ₹1000 गया होगा, तो उनको लग रहा होगा कि भाई हमने ये फ़िल्म क्यों देखी? जैसा आपने बताया। जी और दूसरा, ये भी है कि इस समय बॉलीवुड की नैया वैसे ही डामाडोल है, जो आपने कहा कि अक्षय कुमार की तो 60 करोड़ ही कमा पाई, 60 करोड़ भी नहीं कमा पाई, 350 बिल्कुल। करोड़ वाली फ़िल्म उनकी। तो हाँ, उसे उस लिहाज से देखा जाए, लेकिन क्या लगता है आपको कि एक आध हफ्ते में अपनी लागत निकाल पाएगी किसी हद तक? मुश्किल लगता है, देखिए, मतलब ऑथेंटिक फिगर्स की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो मीडिया में जो खबरें आ रही है, तो वो हाँ। जो है इस फिल्म का बजट जो है वो 70-75 करोड़ रुपए बता रहे हैं। तो बहुत हुँ, डाउटफुल है कि एक फिल्म अगर जो 70-75 करोड़ के बजट में बन रही है, वो फिल्म अगर वीकेंड में 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है, तो आने वाले दिनों में इसका कोई ऐसा क्रेज या ऐसा बज़ नहीं बनने वाला है कि ये फिल्म हुँ। इतनी चलेगी कि मतलब कम से कम 150 करोड़ रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे फिर, अगर आपको जस्ट इवन डबल भी तो करना करना ही है। पड़ता हाँ, है। जस्ट मतलब डबल वो तो सारी करना चीज़ें। होता हाँ, तो ब्रेक इवन के लिए भी मुझे नहीं लगता कि इतना, कम से कम बाकी सारे नेटवर्क से वो सब भले ही पैसा आ जाए, कि है। आपको चलो ठीक है जो लगाया वो पैसा आ जाए। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा एश्योर होके नहीं कह सकते कि ये फ़िल्म कमा ही लेगी। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई कलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए वीकेंड हो चुका है, अब मंडे से जो कुछ भी दिन बाकी आएँगे, फिर नेक्स्ट वीक है, फिर उसके बाद में 2 तारीख को 2 फ़िल्में आएँगी, और कल की अभी भी थिएटर्स में चल ही रही है, कम हुँ, ज़्यादा हुँ। करके। तो वो, लेकिन कुल मिला के इस फ़िल्म में वो दम नहीं है। कोई लोग, मतलब भले ही थोड़ी जिज्ञासा या जुगुप्सा जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आप भले ही इस फ़िल्म को देखने चले जा रहे, क्या घटना हुई? किस हुँ, तरह हुँ। से हुई? और थोड़े से जो एक आध गाना-वाना दिखाया उसमें, थोड़े से हॉट सीन जिसको लोग बोलते हैं कि तृप्ति और विकी हुँ। कौशल को लेके उसको बड़े पर्दे पर देखना चाहें तो चाहें। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है।
इस चीज को लेके एक चीज, इस फिल्म को देख के एक चीज मुझे लगी खास तौर पे, बल्कि दो चीजें। एक तो मैं विकी कौशल के बारे में कहूंगा। विकी हाँ, कौशल ने अच्छा काम किया है। मतलब इस फिल्म अच्छा। में अगर कोई निकलता है और लगता है कि यार हाँ, जो वाकई अच्छा कर रहा है वो विकी हम्म, कौशल है। उनका परफॉर्मेंस जो है, मतलब उनको जो भी कैरेक्टर दिया गया, मैं उनको जो उनके उस कैरेक्टर से बहुत सहमत नहीं हूँ कि मतलब क्या इतने मूर्ख होते हैं लड़के, जिस तरह से दिखाया गया है, तो मुझे हम्म, लगता नहीं है। लेकिन अगर उनको पार्ट दिया गया है तो उसको हम्म, उन्होंने प्ले किया है। दूसरी चीज मुझे तृप्ति डिमरी के बारे में ये लगी कि हम्म, भले ही उनको, वो उन्होंने कला जैसी फिल्म में काम किया, बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसका उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। भले ही एनिमल से उनको शोहरत मिली हो, ये फिल्म भी उनकी वजह से लोग देखने जाए, लेकिन जिस तरह से एनिमल और बैड न्यूज ने उनको जो इमेज दी है, और अगर वो इसी इमेज को आगे कैरी करती हैं, तो ऐसा लगता है कि 3-4 फिल्म में मामला खर्च हो जाएगा, अधिक से अधिक। मैं इसी तो सवाल पे आने ये, वाला था कि क्या हम हाँ, इस फिल्म की रिलीज को तृप्ति डिमरी के नुकसान के तौर पर लें कि एनिमल मुझे, जैसी फिल्म के बाद ये आई। हाँ, बिल्कुल। देखिए एनिमल में तो वो कैरेक्टर था, हम्म, आपको लगता था कि उस वो कहानी भी जैसी लोगों ने विरोध किया, पसंद किया, लेकिन तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर में बड़ा वजन था। इस फिल्म में अगर उस एक पॉइंट को निकाल दें कि वो 2 पुरुषों के साथ जो है कुछ ही देर के अंतराल में संबंध बनाती हैं और ऐसे ट्विन से प्रेग्नेंट होती हैं जिनके की 2 अलग-अलग पिता हैं। उस एक पॉइंट को अगर छोड़ दें तो उस कैरेक्टर में कोई दम नहीं है। वैसे अच्छा। सैकड़ों कैरेक्टर हमने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर देख लिए हैं हीरोइनों के, कि अपने हम्म, सपनों को पूरा करना चाहती है, उनको घर से मतलब नहीं है, उनको शादी नहीं करनी है, या किसी से प्रेम हो गया है तो उनके करियर और सपने के कारण उनकी मैरिज लाइफ में जो है तनाव आ गया है, तलाक हम्म, हो गया है, वो कहीं और चली गई हैं, फिर किसी और से प्यार हो गया है। मतलब ऐसे सैकड़ों कहानियां आपको मिलेंगी। तो उस लिहाज से तृप्ति के कैरेक्टर में इसमें कोई दम नहीं है, बहुत ही। और मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने इसको प्ले किया है, और जो प्रोड्यूसर अब उनसे डिमांड कर रहे होंगे कि भाई आप इस तरह से एनिमल जैसे रोल करो जिसमें स्किन शो भी है, तो अगर मुझे लगता है अगर ऐसी 3-4 फिल्में और कर लेंगे, तो उसके बाद निश्चित रूप से उनका क्रेज जो है, या जो लोगों के मन में उनको देखने की इच्छा है, वो जो है हम्म। वो खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बैड न्यूज जो है वो बॉलीवुड के लिए बैड न्यूज है। अब हम अगले जी, कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप बॉलीवुड के हाँ, लिए बैड न्यूज जो है इसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहते हैं, बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बिल्कुल आगे। याद है हमारी एक दर्शक ने आपसे आग्रह किया था कि आप आदू जीवितम देखें और उसका रिव्यू करें। तो जी, जी, हाँ। रवि जी ने आदू जीवितम देखी है, और इसके साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि दर्शकों की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आती है हम अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि उसे पूरा कर पाएं। फिल्म रिव्यू करने का काम रवि जी करते हैं, तो उन्होंने टाइम निकाला और उन्होंने उन दर्शक की बात को बहुत अच्छे से समझा कि वो चाहती हैं कि हम इसका रिव्यू करें। तो अब आज आदू जीवितम पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो कैसी लगी रवि जी आदू जीवितम, क्या खास है जी। इसमें? मेरे ख्याल से हमारी वो दर्शक, उनका नाम अनीशा जोशी था, जहाँ तक मुझे ध्यान आ अनीशा रहा है। जोशी। अनीशा हाँ, जोशी अगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो वो आप जी, सुन लीजिए कि भाई हमने आपकी रिक्वेस्ट को माना और हम उसका रिव्यू लेकर आए हैं। जी। तो उन्होंने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इस फ़िल्म के बारे में बताया जाए, कहा जाए। तो ये जी। इस साल के शुरुआत में रिलीज़ हुई मलयालम फ़िल्म है, हाँ। और 2024 में अभी तक जो इंडिया में फ़िल्में बनी, जिसमें हिंदी और आप सारी भाषाएँ मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सब शामिल कर लीजिए, पंजाबी। अब तक की जो बेस्ट फ़िल्में हैं, आप जो भी 4-5 फ़िल्में रखेंगे, उसमें आप इस फ़िल्म को ज़रूर रखेंगे, आदू हाँ। जीवितम। हुँ। ब्लेसी इसके डायरेक्टर हैं, जिनकी एज जो है वो 60 इयर्स है। अच्छा। उन्होंने बहुत शानदार फ़िल्म बनाई, मतलब हाँ। इस फ़िल्म, क्योंकि ये तो फ़िल्म मैंने तभी देख ली थी जब ये रिलीज़ हुई थी। जी। एग्ज़ैक्ट डेट मैं भूल रहा हूँ किस महीने, लेकिन साल के शुरुआत का मामला है ये। तो हुँ, और उस हुँ। वक़्त भी इस फ़िल्म की चर्चा हुई थी, मगर इस समय अभी ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। जी, तो जी। नेटफ्लिक्स पे आने के बाद में बहुत सारे लोग देख रहे हैं और इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और इसकी वजह है, इस फ़िल्म हुँ। को देखते हुए आपको वही फ़ीलिंग आती है, आपको लगता है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा देख रहे हैं। अच्छा, उसके ओके। कंटेंट के हुँ, लेवल पे भी, बल्कि मेकिंग के लेवल पे भी। कहानी आप कहेंगे ऐसा कोई मतलब कहना चाहिए बहुत खास नहीं, कहानी आपको 2 लाइन में बताई जा सकती है कि जैसे बहुत सारा इंडिया में होता है कि भई बहुत सारे लोग जो है बाहर के देशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। वो हायर लेवल पे भी होती है, वो बहुत लोअर लेवल पे भी होती है। मतलब उसमें आप जिसको आप कहते हैं कि जो 4th ग्रेड का जॉब होता है उसमें भी होती है।
तो इसी तरह के केरल के दो लोगों की कहानी है। एक का नाम हाकिम, एक का नाम नजीब होता है, एक का नाम हाकिम होता है। ये लोग जो है सऊदी अरब में जाते हैं, साउथ से बहुत सारे लोग जाते हैं, केरल से जाते हैं। वो वहां नौकरी करने जाते हैं, वहां उनको किसी ने बुलाया है, मतलब यहाँ सारी चीजें फाइनल हो चुकी, वो वहां गए हैं। जिसने उनको बुलाया है वो एयरपोर्ट पर आता नहीं। अब किस वजह से नहीं आया ये बताया नहीं गया। ये लोग परेशान होते हैं, इनको अंग्रेजी भी नहीं आती है, ये अपना जो है मलयालम जो भाषा है वही बोलते हैं, आपस में बात करते हैं। और इसमें हाकिम जो होता है, एक जो साथ वाला छोटा लड़का जो होता है उसके साथ में, नजीब के साथ में, वो थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर कम्युनिकेट करें। उसी दौरान जब सब कुछ वहां सन्नाटा छा जाता है, एक तरीके से सब लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं बाहर से, तो एक अरब आता है, वो इन दोनों को ले जाता है अपने साथ। अच्छा। अब उस अरब को ये लगता है कि मैंने जिन लोगों को बुलवाया है ये वो लोग हैं। और वो अरब जो होता है वो इंटीरियर्स में जो है सऊदी अरेबिया के, जहां सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, वहां पर उसके भेड़ बकरियों का कोई कारोबार है। मतलब वो उसने पाल रखा है ऊंट भेड़ बकरी, उनकी देखभाल करने के लिए। अब ये उसको समझा, वहां जाते हैं तो बीच में एक को तो दूसरे को दे देता है, वैसे ही किसी काम के। और एक नजीब जो है, नजीब का रोल जो है मैं आपको बताऊं इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया है, जिनको हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देखा था और हमें लगा था कि इन्होंने क्यों ये फिल्म कर ली भाई, बहुत शानदार एक्टर है। इस फिल्म में जिनको लगा वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ में उन्हें देख के कि यार ये कैसा एक्टर है और ये क्या रोल किया, उनको ये फिल्म जो है पृथ्वीराज की जरूर देखना चाहिए। तो पृथ्वीराज सुकुमारन जो है उनको वो अरब ले जाता है और ये भेड़ बकरियों के ऊंटों की देखभाल का काम दे देता है। उनके पहले वाला वो जो काम करने वाला था वो उसके देखते देखते मर जाता है। अब इस आदमी के पास में कुछ भी नहीं है, वहां उस अरब की दया पर इसको जीना है, जो मिलेगा खाना है, जैसा उस रहने को कहेगा वैसे, ना कपड़ा है ना लत्ता है ना खाने को ठीक से है, कोई सुविधा नहीं। आप सोच लीजिए एक तरीके का वो गडरिया बन गया, फ्री फोकट का नौकर हो जाता उसका 24 घंटे का। अच्छा। और वहां से ये भाग भी नहीं सकता है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। एक बार कोशिश करता है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता क्योंकि चारों तरफ सिर्फ रेत है। अभी क्या करेगा, पकड़ा जाता है, बहुत पीटा जाता है, सरेंडर कर चुका और ये बस अब अपना एक वो गोट लाइफ जी रहा है बस, अभी क्या करें। लेकिन फिर परिस्थितियां बदलती है। जो इसके साथ गया लड़का था हाकिम, वो किसी तरह लौटता है, उनके साथ एक और गुलाम है, वो बताता है, इशारे में समझाता है कि इसको रास्ते पता है यहाँ से निकलने के, लेकिन कैसे निकलें, क्योंकि पूरा इलाका वैसे ही लोगों से भरा हुआ है। मगर फिर स्थितियां कुछ ऐसी बनती कि उस शेख के यहाँ पर शादी होती है उसकी बेटी की, तब इनको मौका मिलता है, ये लोग भागते हैं। लेकिन ये भागना भी उतना आसान नहीं होता है, ये शहर में भी आ जाते हैं, लेकिन इनके सारे कागज पासपोर्ट जो है वो तो सब फाड़ के फेंक दिए गए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये, जबकि वो जो दो लोग होते हैं वो मर जाते हैं, आखिरी में ये अकेला बचता है, जैसे तैसे बचता हुआ आता है। अब ये कैसे वापस इंडिया लौटा और इसके लौटने में भी क्या क्या मुश्किलें आई, इसको देखना चाहिए। मतलब कमाल की फिल्म है। मतलब इसको, मतलब एक आदमी का संघर्ष, मतलब एक आदमी जो अकेला पड़ा हुआ है, जिसको कहना चाहिए ना कि अमानवीय परिस्थितियां जिसे आप कहते हैं, ना उसको कपड़ा है ना खाना है, जो दे दिया वही खाना है, नहाने के लिए पानी नहीं है, वो महीनों नहीं नहाया है। जब एक सीन दिखाया है कि जब शेख वहां से कुछ समय के लिए बाहर जाता है तो पानी की एक टंकी या कुछ रहता है, उसके नीचे वो खड़े होके नहाने की कोशिश करता है और वो आदमी लौट आता है और बहुत पीटता है इसको, पीने को पानी भी नहीं मिलता है वहां पर। तो ये उन जानवरों के साथ रह रहा है, रहने को भी उसको कोई अलग से कोठरी और वो सब नहीं है, उन्हीं जानवरों के बीच ही इसको रहना है। ये होते और उन्हीं को उनका जो हौदा रहता है जिसमें कि वो जानवर पानी पीते हैं, उसी में पानी पीना है। आप सोचिए क्या स्थितियां होती जाती है उसके लिए। तो मतलब कहानी तो बहुत छोटी सी, मतलब इससे ज्यादा कहानी नहीं, मैं क्लाइमेक्स नहीं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कहानी नहीं, लेकिन जिस तरह से इसको बनाया है, जिस तरह से फिल्म आपको अंदर तक छूती है, हिला देती है, उसकी परिस्थितियां आपको डिस्टर्ब कर देती है अंदर। अगर आप उस फिल्म के साथ इन्वॉल्व हो जाए, उस कैरेक्टर के साथ में, आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये हो क्या। बीच में थोड़ा फ्लैशबैक है उसके, अमला पॉल भी है, उसको अपने घर की याद आती है, अपनी पत्नी की याद आती है, जब वो आया था तो वो प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ की याद आती है, तो वो कुछ याद आता है। जब पानी के बहाने तो फिर उसको बारिश याद आती है, केरल की नदी याद आती है। तो कुछ ऐसे फ्लैशबैक है जो थोड़ी आपको भी राहत देते हैं और कहीं ना कहीं उस आदमी को भी यादों में राहत देते हैं। लेकिन ये कमाल की फिल्म है, जिन्होंने नहीं देखी है इसको जरूर देखना चाहिए इस फिल्म। मुझे लगता है कि अनीशा ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका एक कमेंट देख रहा था।
तो अनीशा ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें अच्छा लगा होगा ये देखकर कि आपने उनकी बात सुनी और ये रिव्यू किया। मुझे लगता है कि हम आदु जीवितम के रिव्यू के बाद अब बात कर सकते हैं जो पिछले दिनों खबर आई एक रिव्यूअर एक बात पर। और जी कहता हूँ मैं, जी बताइए। एक बात और कहता हूँ। मान जी लीजिए जिन्होंने आज आदु जीवितम नहीं देखी है, हाँ हाँ उनको हाँ मैं इस फिल्म को देखते हुए मुझे जिन दो फिल्मों की याद आई उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हालांकि हाँ। इस फिल्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि इस फिल्म पर उन फिल्मों की छाप है। एक हम्म। व्यक्ति का संघर्ष दिखाया जब वो विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है। कास्ट हम्म। अवे हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो साल 2000 में आई थी, जिसमें टॉम हाँ हैंक्स थे। वो हाँ बहुत लोगों ने हिंदुस्तान में देखी है। एक जी व्यक्ति है, प्लेन क्रैश हो जाता है, समुंदर में गिर जाता है और वो टापू पर पहुंच जाता है, हाँ और फिर हाँ। वो टापू पर अकेला इंसान है, उसके साथ कोई नहीं है। हम्म। महीनों महीनों वो वहीं रहता है और फिर आखिरी में जैसे बड़ी मुश्किल से फिर कोई एक दूर दराज का हवाई जहाज दिखाई देता है और उसको बचाया जाता है। तब तक उसके लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो जाती वो उसमें दिखता है। तो बहुत प्यारी फिल्म है। दूसरी हम्म। फिल्म जो थी, मुझे वो 1953 में विमल हम्म। रॉय साहब ने फिल्म बनाई थी, 2 बीघा जमीन, अच्छा। बलराज साहनी साहब को लेके। हम्म। कमाल की फिल्म। उसमें भी देखिए वही होता है, वही जो गरीबी होती, वही जो अभाव जो होता है, वो आपको हाँ धकेलता है बाहर कि आप दूसरे हाँ शहर में जाएं, महानगर में जाएं या एक रिच हाँ कंट्री में जाएं, जिससे कि आप पैसा कमा सकें, अपने परिवार को चला सकें, या हाँ मतलब आपके पास अगर थोड़ा बहुत कुछ है उसको किसी तरह से बचा सकें। तो वो जो स्ट्रगल है, वो जो आदमी फेस करता है, किस तरह से करता है और किन विपरीत परिस्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है, हालात उसको कैसे मुश्किल स्थितियों में डाल देते हैं। ये हाँ 2 फिल्में, तो मुझे लगता है तीनों फिल्में ऐसी हैं कि अगर किसी ने नहीं देखी है तो जरूर 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 देख लेना चाहिए। कि कैसे हालात के आगे मजबूर होता है इंसान बिल्कुल। और फिर परिस्थितियां बनती हैं। तो उसमें एक वो नेचुरल फ्लो भी आता है कहानी कहने का, क्योंकि आप हाँ उससे हाँ जुड़ते चले बिल्कुल जाते हैं कि जो घट रहा है बिल्कुल। वो कितना नेचुरल है, कितनी सजीवता से हो रहा है। मुझे लगता है तीनों फिल्मों को एक साथ देखा जाना चाहिए। जी। अब हम आगे बढ़ेंगे जी और चर्चा करेंगे पिछले दिनों जो खबर आई एक रिव्यूअर के ऊपर मुकदमा होने की या शिकायत होने की, जब उन्होंने गलत तरीके से कोट किया जी कल्कि जी। के आंकड़ों को लेकर। मैं चाहूंगा कि आप विस्तार से पूरी घटना बताएं ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए, और उससे दर्शकों को यह भी समझ में आएगा कि किस तरह से कुछ खास तरह के लोग जिन्हें उतना अनुभव नहीं है रिव्यूअर बन जाते हैं और फिर वो ट्रोलर कम रिव्यूअर हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे जैसे पत्रकारों की भी वो छवि खराब करते हैं, मैं ये कहूंगा, क्योंकि फिर सबको बिल्कुल लगता है ना बिल्कुल। कि सारे रिव्यूअर ऐसे ही होंगे। मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि हम बॉलीवुड के बारे में जो सवाल खड़े करते हैं उसका मकसद यहाँ पर बॉलीवुड के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना नहीं है, बल्कि उन्हें आईना दिखाना है। और क्योंकि आईना दिखाना जरूरी होता है, ऐसे में आईना दिखाने की प्रोसेस में हम बहुत सारी कमियों को उजागर करते हैं। लेकिन चलते हैं उस खबर की तरफ जो समोसा रिव्यूअर पर मुकदमा हुआ। क्या है ये पूरी कहानी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, रवि जी बताएंगे। जी जी। दरअसल खबर तो बहुत सरल है, उसमें कुछ नहीं है। कल की 2898 के जो मेकर्स हैं, उन्होंने 2 रिव्यूअर्स कहिए या बॉक्स ऑफिस के फिगर देने वाले ट्रेड एनालिस्ट कहिए, उनके ऊपर जो है केस किया है और साथ में 25-25 करोड़ रुपए का या सिर्फ 25 करोड़ रुपए का एक मानहानि का दावा किया है, कुछ जुर्माने का दावा किया है। उनका कहना है कि ये जो लोग थे, जब उनकी फिल्म के कलेक्शन आ रहे थे, ये लोग हम्म। लगातार उनके कलेक्शंस को झूठा बता रहे थे कि मेकर्स हाँ जो है फेक कलेक्शन दे रहे हैं, इस फिल्म के हाँ कलेक्शन बहुत कम है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीट कर रहे हैं पब्लिक के साथ। तो ये दोनों जो है इस तरह के एलिगेशंस लगा रहे थे। तो उस वक्त तो ये चीजें हो गई, जो भी हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते के आसपास हो गया। लेकिन बाद में जब ये कंटिन्यू चीजें चल रही थी, तो फिल्म के मेकर्स ने इन दोनों हम्म। को नोटिस भेजा है कि जी आप जो अपनी बात कह रहे हैं कि हम फेक कलेक्शन दे रहे हैं, तो आप अपनी बात को साबित कीजिए। आप जो बता रहे थे कि हम चीटिंग कर रहे थे, वो आप साबित कीजिए। साथ ही उनसे कहा है कि आप हमारे को फेक और चीटर कहते हुए जो अपने कलेक्शन दे रहे थे, वो हाँ बताइए उसका सोर्स क्या है। टेरिटरी हाँ। वाइज हमको बताइए कि आपको कहां से क्या मिल रहा था। हम्म। कलेक्शन जो आप बता रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा या तो आपने जो आरोप लगाए हैं उनको आप साबित कीजिए, और नहीं तो फिर जो है आप आइए और ये जुर्माना भरिए।
तो ये मुझे बहुत लगता छोटा है ये सा मामला है। बहुत एक अलग तरह की प्रैक्टिस है, क्योंकि जी। कुछ लोग तो होते हैं जो खबर बताते हैं और कुछ लोग हम्म, एजेंडा लेकर पीछे पड़ जाते हैं। ये एक बहुत बिल्कुल। सही तरीका है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का, साथ ही उन्हें ये बताने का कि अगर आपके पास सोशल मीडिया की पावर है, आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे कोई भी एजेंडा लेकर पड़ जाएंगे, झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने लगेंगे। इस तरीके का कदम जो उठाया गया है, जाहिर है उसके पीछे मंशा 25 करोड़ रुपए कमाने की नहीं है, बल्कि मंशा ये है कि जो गलत लोग हैं वो होश में रहें, वो हिम्मत ना करें और एक माहौल ये बने कि अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखना है तो आप उसके, जब तक आपके पास उसका कोई आधार नहीं है तब तक आप ना लिखें। और ये एक हमारे फ्रेटर्निटी की बात भी हो जाती है कि पत्रकार अगर किसी भी तरीके से बदनाम हो रहे हैं कुछ भी काम करके, तो एक वो पूरी फ्रेटर्निटी पर आ जाता है कि अरे यार ये रिव्यूअर तो होते ही ऐसे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय हो जाता है कि अगर हमारी पत्रकार बिरादरी को बिलोंग करने वाले कुछ लोग अगर इस तरीके का एजेंडा चलाते हैं जिससे पूरे फ्रेटर्निटी पर एक सवालिया निशान लगे, तो डेफिनेटली उसमें करेक्शन करने की जरूरत होती है और उसकी गलती बताने और जताने की भी जरूरत होती है। इसमें मजे की बात तो ये है कि जिन 2 लोगों को कल्कि के मेकर्स ने ये जो नोटिस भेजे हैं, उनमें से एक सो कॉल्ड रिव्यूअर या सो कॉल्ड ट्रेड एनालिस्ट जो है, उन पर कुछ महीने पहले ही एक बॉलीवुड एक्टर ने ये आरोप लगाया था, जो प्रोड्यूसर भी बने थे, कि इन्होंने हम्म। मुझसे पैसे मांगे हैं फिल्म का अच्छा। रिव्यू करने के लिए या फिल्म को बेहतर या अच्छा बताने के लिए। तो वो भी एक मामला इनका बड़ा चर्चित हुआ था। दरअसल जैसा कि आपने कहा कि ये वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है पूरी जो हम्म। फिल्म जर्नलिज्म है उसके लिए। और जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि सिनेमा का जर्नलिज्म तो मर चुका है। चाहे वो हिंदी हाँ। में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, बाकी भाषाओं का मैं नहीं जानता। हम देख रहे जी। हैं कि बिल्कुल मर चुका है और इसी तरह के लोगों ने जो है ना इसके ताबूत में जो है कीलें गाड़ी है। हम्म। सच बात ये है। और इसमें जो ये सारा बदलाव आया है, ये बदलाव आया है सोशल मीडिया के समय से। जब से हाँ। सोशल मीडिया आया है तब से जहाँ पे लोगों ने अपने लिए आप चाहे उनको फॉलोअर कह लीजिए, चाहे सब्सक्राइबर कह लीजिए, जो भी उनको उनके साथ नंबर्स जुड़ते गए, तो उन्होंने नंबर से अपनी ताकत बतानी शुरू की, कि देखो इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतने लोग मुझे उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो उनका सच और झूठ से कोई लेना-देना नहीं रह गया। वो अपने हम्म। नंबर्स की ताकत के साथ खड़े होने लगे और हाँ। फिल्म प्रोड्यूसर्स हालाँकि फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी नहीं, यहाँ पे फिल्म से फिर से फिल्म के पीआरओ आ जाते हैं। हाँ। तो ये प्रोड्यूसरों से ज़्यादा इन इन्फ्लुएंसर्स या सो कॉल्ड ये सोशल मीडिया रिव्यूअर्स और एनालिस्ट से ज़्यादा इनके बराबर का जो इस करप्शन में पूरा हिस्सा है वो फिल्म के पीआरओ का भी है। क्योंकि जी। इन्हीं लोगों ने एक ऐसी फौज खड़ी की है जिसको ले हम्म। जाके ये प्रोड्यूसर के सामने खड़ा करते हैं। हाँ। कि देखिए साहब इनके तो ना 1 मिलियन है, इनके तो ना 10 मिलियन है। ये आपकी हम्म। फ़िल्म के बारे में बुरा लिख देंगे तो भाई साहब बहुत बुरा हो जाएगा। आप तो लुट हाँ। जाओगे, आप तो सड़क पे आ जाओगे। पर अगर हाँ। आप इनको थोड़ा खुश कर दोगे, मतलब कुछ हाँ। पैसा दे दोगे या फ़ेवर कर दोगे, तो ये आपकी फ़िल्म के बारे में अच्छा-अच्छा लिखेंगे और बस आपकी फ़िल्म तो दूसरे ही दिन सुपर हिट हो जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिस इन लोगों ने पीआर ने शुरू की, इस तरह के कुछ लोगों को पाल लिया उन्होंने, तो हम्म। इसने जो है फ़िल्म जर्नलिज़्म का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया, देखिए खत्म कर दिया उसको। ये बात तो फिल्म स्टार्स पर भी लागू होती है। सलमान खान को बिल्कुल, कितने लोग फॉलो करते हैं, कंगना रनौत को कितने लोग फॉलो करते हैं। और सलमान खान और कंगना रनौत ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही लोग पिछले कई सालों से एक अदद हिट के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अगर जितने लोग इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, वो अगर इनकी फ़िल्में देखने आ जाएँ, तो इनकी हर फ़िल्म हिट हो जाए। लेकिन सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग का फ़िल्म देखने आने वालों से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि लोग आज अपना फैसला खुद करते हैं और सोशल मीडिया पर आने के बाद ज़्यादातर व्यक्ति तो तमाशबीन हैं। उनको तमाशा चाहिए, उनको ड्रामा चाहिए, वो आपका ड्रामा देखने आए हैं। आपको लगता है ये शब्द सुनकर कि फॉलोअर ये मेरे पीछे हैं, असल में वो पीछे किसी के नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी पर हैं और अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। आपको लगता है जिनके फॉलोअर हैं कि हाँ, ये मुझे फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं, वो असल में आप पर नज़र रखते हैं और जैसे वो आप पर नज़र रखते हैं, ऐसे और 50 पे नज़र रखते हैं और जहाँ बढ़िया वाला तमाशा दिखता है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये मतिभ्रम में रहना कि हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा सारा देखेंगे, हमारी सारी बात मानेंगे, ये तो बड़े-बड़े स्टार्स के साथ नहीं है। अमिताभ बच्चन की भी फ़िल्में पिटी हैं, सलमान खान की भी पिटी हैं कंगना रनौत की भी पिटी हैं।
तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि पीआर्स का शुरू किया हुआ है, और आज इसीलिए फिल्म जर्नलिज्म जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि कोई आधार किसी के पास नहीं। जैसा जैसा आपने कहा ना, आपने कंगना रनौत का नाम लिया, सलमान खान का नाम लिया कि भाई इनके तो मिलियंस में फॉलोअर हैं, पर हाँ, कोई भी इनको देखने के लिए नहीं जा रहा। ये अदद एक हिट के लिए तरस रहे हैं। यही हाँ, बात जो है मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं सोशल मीडिया के, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड ट्रेड एनालिस्ट हैं, इनके नंबर देख के, इनके रिव्यू देख के कोई ये नहीं तय करता है कि इनकी कोई फिल्म देखने जाना है कि नहीं देखने जाना है। ये बड़ा हाँ, भ्रम है हाँ, प्रोड्यूसरों को और फिल्म स्टार्स को। सब लोग ऐसे नहीं है कि जो इनको फॉलो करते हैं और इनकी हर बात मान लेते हैं या इन पे ब्लाइंड फेथ रखते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल समझ जाना चाहिए इस बात को कि भाई इनके भरोसे नहीं चल रही है फिल्म इंडस्ट्री, इनके कहने से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सच्चाई यही है कि रिव्यूअर कुछ भी लिखे, रिव्यूअर हाँ, कुछ भी कहे, इवन मैं अखबारों की और टेलीविजन की भी बात कर रहा हूं। हाँ, आप किसी भी फिल्म को कितना ही बड़ा शानदार बता दीजिए, लेकिन अगर दर्शक समझ गया कि इस फिल्म को नहीं देखना है, और मजे की बात ये कि वो पहले ही दिन समझ जाता है, उसको दूसरा दिन भी नहीं लगता है। वो पहले ही दिन समझ जाता है इसको देखना है कि नहीं देखना है, और अब तो हम्म, ट्रेलर पे ही समझ जाता है, फर्स्ट लुक पे समझ जाता है, पोस्टर आया और वो कहता है कि यार ये तो नहीं देखनी है। मतलब हाँ, इतना क्लियर है चीजें अब लोगों को। तो ये सब जो इनका हवा खड़ा किया हुआ है बेकार का, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। एक और चीज, इन लोगों से जो रियल फिल्म जर्नलिज्म जो उसको उसकी तो खैर हत्या हो ही गई है, लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत सिनेमा का रिव्यू दरअसल है, क्योंकि रिव्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर हफ्ते फिल्में आ रही है, और अब थिएटर में भी आ रही है, ओटीटी पर भी आती है, तो इसमें हाँ, ऑडियंस का पैसा भी इन्वेस्ट होता है, इसमें टाइम हाँ, इन्वेस्ट होता है। तो दरअसल इसीलिए लोगों की दिलचस्पी थोड़ी बहुत रिव्यू में बची हुई है, जो कि ऐसे लोग हाँ, खत्म कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अगर लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि यार फलां फिल्म आई है, आप बताइए कैसी है, तो उसकी वजह है कि एकमात्र कि बस इसी में दिलचस्पी बची है। अब उनको किसी फिल्म स्टार की लाइफ में दिलचस्पी नहीं बची है, उसके फोटो में दिलचस्पी नहीं बची है, उसके वो तो वीडियो ओवर हो में नहीं चुका है, है, ओवर हो उसकी चुका है। पर्सनल, हाँ, लाइफ में क्या चल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है फिल्म का रिव्यू इंपॉर्टेंट है, मगर ये जो पीआर हैं और इस तरह के जो लोग हैं, ये उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। और इसके बार-बार हमको हर हफ्ते उदाहरण देखने मिलते हैं। जैसी फिल्म आती है, ये कुछ अपने प्यारे लोगों को 4 दिन 2 दिन पहले बुला के जो है फिल्में दिखा देते हैं, या ओटीटी वाले जो है उनको पहले फिल्में भेज के उसके लिंक भेज के दिखा देते हैं, और 1 दिन 2 दिन पहले उनसे मांग लेते हैं कि आप अपनी 1 लाइन गुड लाइन लिख दो बढ़िया, और 4 स्टार हम्म, या जो 5 स्टार देने वो दे दो। फिर वो उसको फ्राइडे मॉर्निंग में अखबारों में या सोशल मीडिया में हम्म, स्टिकर बना के या थंबनेल बना के वो सब डालते हैं कि देखो 5 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार। हाँ, इससे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, 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 है ना? क्योंकि कुछ क्रिटिक्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, दर्शक हैं बहुत सारे जो आप कुछ भी कहिए वो अपने मन, मतलब उनको पता है कि ये फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है, या जिसको हाँ, आप वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। हमारा एक हम्म, सर्किल है जिसमें एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, बता देते हैं कि यार ये अच्छी फिल्म आई है, अगर तुमने नहीं देखी तो देख लो, ये फिल्म आई है भाई तो जाना ही मत, रुक ही मत करना थिएटर का, या ओटीटी पे इस पे 1 मिनट भी बर्बाद मत करना। तो इस तरह से लोगों का एक दूसरे पर बहुत सारा भरोसा है। तो ये इन्फ्लुएंसर वगैरह जो है ये अब साइड में हो जाए। दूसरी चीज इससे एक जो और नुकसान हुआ है, जो मैंने अभी हाँ, बॉलीवुड में तो नहीं देखा, हालांकि बहुत हल्के-फुल्के वॉइसेस हम्म, ऐसी रहे, लेकिन साउथ में खास तौर पे ये हुआ है, हम्म, अदालत तक केस गए हैं कि लोगों को फिल्म रिव्यू करने से रोका जाए। दरअसल वो ऐसे ही जी, रिव्यूअर हैं, हाँ, जो पैसा मांगते हैं, या जो हम्म, पैसा लेके रिव्यू करते हैं, या वो अपने नंबर्स की ताकत दिखाते हैं कि देखो मेरे पास तो इतने मिलियन है। हाँ, तो और ये लोग कई बार, और फिर ये भी एक चीज हो गई कि बहुत सारे लोग इस तरह के जो हैं, अब मिलकर एक एजेंडे की तरह किसी फिल्म के खिलाफ चलाते हैं चीजों को। घटिया फिल्म को अच्छा बताना, और ये अच्छी सब फिल्म को अब खराब बताना। राजनीति से भी प्रेरित होने लगा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो ठीक बात कही, राजनीति से भी है। राइट और लेफ्ट के जो मामले हैं जो राजनीति में चलने चाहिए वो फिल्मों में चलने लगे हैं। फिल्म तो कंटेंट के आधार पर देखी जानी चाहिए, ना कि इस आधार पर कि हीरो का जी। सरनेम क्या है या हीरो कौन सी पार्टी वाले नेता का दोस्त है, क्योंकि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा हीरो किसका दोस्त है या किसने कौन से नेता का इंटरव्यू किया है। हमारे लिए फिल्म देखते वक्त एक ही
मुद्दा होता है कि कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि आपने हमारे देश में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, फिर भी फिल्म इंडस्ट्री ने कम से कम एक बात तो कायम रखी है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव वाला मामला तो चलता है। यहाँ कम से कम देश के बाकी कोनों की तरह धर्म को लेकर वो बातें तो नहीं है जो पॉलिटिक्स में की जाती हैं। हालांकि लोगों की अब सोच अप्रोच ऐसी हो गई है बहुत ज्यादा राजनीति से प्रेरित, कि जैसा आपने कहा कि वो एजेंडा चलाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें राजनीति से प्रेरित रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलीवुड का जो फ्लेवर है वो कंटेंट को लेकर ही आगे बढ़े तो बेहतर है। और जिस तरह के ये समोसा रिव्यूअर हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तो आएंगे जाएंगे। देखिए 12वीं फेल को तो कोई नहीं रोक पाया ना, सबसे बड़ा बिल्कुल उदाहरण वही है। तो जो फिल्म के कंटेंट में दम होगा उसको चाहे रिव्यूअर कुछ भी कह दें। वही विदु विनोद चोपड़ा की पत्नी ही रिव्यूअर है, उन्होंने कह दिया था ये नहीं चलेगी, लेकिन वो चली, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल में सच बात तो ये है कि हाँ, आपने सही कहा कि लोग बस रिव्यूअर से सुनना चाहते हैं कि रिव्यूअर क्या कह रहे हैं। बाकी फैसला उनका अपना ही होता है, जिसको देखना होता है वो जाके देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सलमान खान के हार्डकोर फैंस हैं, भले उनकी फिल्में कितनी पिट जाएं, वो उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखते हैं। तो हर स्टार के पास ऐसे कुछ हार्डकोर फैंस होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन वो हार्डकोर फैंस फिल्म की कामयाबी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो गिनती भर के होते हैं। वो 1 या 2 दिन आते हैं, वो हफ्ते भर नहीं आते हैं। कुल मिलाकर मामला यह है कि जब तक कंटेंट अच्छा नहीं बनेगा, वही जो बातें हम अक्सर करते हैं, तब तक जो है ये जमीन जो है उपजाऊ नहीं हो पाएगी, ये बंजर रहेगी। देखिए, जहां तक रिव्यूअर्स की बात है, मतलब आजकल जिस तरह के लोग फिल्मों को रिव्यू कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं उसमें आपको मैं। फिल्म रिव्यू देखिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, ऐसा नहीं कि आज इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, कुछ मतलब मैं आपको करीब 20-22 साल पुरानी बात बताऊं, मुंबई में ही एक सुपरस्टार की फिल्म आई, बड़ी फिल्म आई, हाँ, और एक मुंबई के एक बड़े अखबार ने उस फिल्म को धो डाला एकदम। हाँ, हम्म, लेकिन ये उस सुपरस्टार का पावर था कि दूसरे दिन उसी अखबार में पहले पन्ने पे उसकी फिल्म का उससे ठीक उल्टा रिव्यू छपा हुआ था। ये एक चीज है, पहले दिन भी उल्टा रिव्यू छप मतलब एक नेगेटिव रिव्यू छपा था। उस स्टार की पावर थी कि उसने दूसरे दिन जो है उसी पेज पर उसी जगह पर पॉजिटिव रिव्यू ले लिया अपने लिए। ये तो खैर चलिए 20-22 साल पुराना मामला है। ताजा मामला देखिए कि कैसे रिव्यूअर भी बदले, मजबूरी है उनकी। पहले तो चलिए नौकरी थी, लेकिन अब तो इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स की भी स्थिति ये है कि साल 1.5 साल पहले एक माइथोलॉजिकल फिल्म आई जिसका 2D में ट्रेलर रिलीज किया गया, तो लोगों ने जम के धोया कि ये क्या बना दिया तुमने। लेकिन उसके प्रोड्यूसर्स ने कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया के रिव्यूअर्स को बुलाकर अपने दफ्तर में 3D का ट्रेलर दिखाया, तो ट्रेलर वही था पर उसको चश्मा लगा के दिखाया। चश्मा देखते से ही उन रिव्यूअर्स की भावनाएं जो है उस फिल्म को लेके पूरी बदल गई, और उन्होंने अपने ही चैनल पे, अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये चीजें लिखी और बोली और कही कि भाई ये तो कमाल की फिल्म होने जा रही है, आप इसको 3D में देखिएगा। मतलब वही ट्रेलर आपको 2D में घटिया लग रहा था, वही ट्रेलर उस प्रोड्यूसर के दफ्तर में 3D में देख के आपकी राय बदल गई। तो ये राय क्या कैसे बदली? चश्मा लगाने से थोड़ी बदली, उसके पीछे बहुत सारी चीजें, और वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो सब समझते हैं और जानते हैं खूब अच्छे से। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप निकालिए जिनकी राय बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं जिनकी मैं PR की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसे लोगों को भाड़े पर रख के रखा हुआ है। वो लोग जैसी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च होता है, मतलब आप सोचिए आज तो पहला ही लुक लॉन्च हुआ है, पोस्टर, और तभी से भाई लोग माहौल बना देते हैं कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट है। और ट्रेलर तक आते आते तो उसको वो साल की बेस्ट फिल्म बता देते हैं और पहले दिन में उसको ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। तो ये सोशल मीडिया के रिव्यूअर्स का हाल है। तो इनके बारे में क्या कहा जाना चाहिए इससे, लेकिन कुल मिला के ये है, क्योंकि जर्नलिज्म जैसे खत्म हो गया है और उसके सर्वाइव होने की भी अब कोई या जिंदा होने के अब कोई चांस बहुत दिखते नहीं है, तो ऐसे ही लोगों के भरोसे है। पर लेकिन जो चीज मैं कह रहा था कि अब जो है मामले अदालतों तक जाने लगे। बॉलीवुड में इस बात को लेकर अभी बहुत सीरियसनेस नहीं है, लेकिन साउथ में 2-3 केस ऐसे हुए हैं जब कोर्ट में वहां पर मामले पहुंचे हैं और ये कहा गया है कि इनको रिव्यू करने से रोका जाए। बॉलीवुड बोलता है कि नहीं रोका जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुद करण जौहर और इनके जैसे दूसरे लोग खुद ही कहते हैं कि अरे हम तो खरीद लेते हैं। इन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इनको पता है कि हम खरीदे नहीं खरीदे, हमें क्या बनाना वो हमको मालूम है, और कैसे भी रिव्यू आएंगे, फिल्म का क्या हाल होगा ये भी इनको पता है। तो ये तो खरीदने बेचने में भरोसा रखते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में अच्छे कंटेंट वाला सिनेमा बनाते हैं, या जिनको लगता है, जो इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, जिनको ये लगता है कि लॉबिज्म होगा, लोग हमारी फिल्म को नुकसान पहुंचाएंगे, इकट्ठा होके मिलके, उसमें इंडस्ट्री के भी लोग शामिल होंगे जो अपनी सो कॉल्ड आर्मी और फैंस टीम के साथ में मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बहुत खतरा रहता है ऐसे लोगों से। तो कई बार जेन्युइनली ये होता है कि अच्छी फिल्म को जो है, भले ही लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन तात्कालिक नुकसान तो पहुंचा ही देते हैं। तो बात अब यहां तक आने लगी कि रिव्यू रोके जाने चाहिए। हाँ, देखिए क्या होता है कि जब मिलावट होने लगे तो डेफिनेटली सवाल उठते हैं, और क्योंकि जब मिलावट होती है, और वो मिलावट न सिर्फ मिलावट होती है बल्कि वो मिलावट होकर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। किसी एक व्यक्ति का किसी सही चीज के बारे में गलत बोलना, जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, डेफिनेटली उसके व्यापार पर, व्यवसाय पर असर तो डालता ही है। और ये एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा लोग देख या सुन रहे हैं तो कम से कम आप झूठ ना बोलें, गलत ना बोलें, क्योंकि झूठ और गलत कब तक चलेगा? आप रिव्यू एक बार गलत देंगे, दूसरी बार कहेंगे, तीसरी बार आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि सभी के पास दिमाग है, सभी लोग रोटी खाते हैं, घास कोई नहीं खाता है। तो जब सब रोटी खाते हैं तो आपकी जाती हुई क्रेडिबिलिटी तो आपके प्रोफेशन पर भी भारी पड़ जाएगी। आज जब हम ये बात कह रहे हैं कि एक समोसा रिव्यूअर पर मुकदमा हो गया क्योंकि वो ट्रोल कर रहा था, तो जाहिर है कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अब जीरो हो चुकी है। और ये हुआ है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो ये कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, ये सबके बीच में है। तो क्या अब कोई प्रोड्यूसर जाएगा या चाहेगा कि उस रिव्यूअर को बुलाएं और हम अपनी फिल्म दिखाएं ताकि वो रिव्यूअर अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ बात करे, क्योंकि उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी ही चली गई। आज हम अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी जा चुकी है। मुझे लगता है कि हमने बहुत संतुलित तरीके से दर्शकों को खबर समझा भी दी, बता भी दी, हाल भी बता दिया, और दर्शक खुद इस बात को समझते हैं कि हाँ, इस समय फिल्म जर्नलिज्म जो है, सिनेमा का जर्नलिज्म जो है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और कुछ लोग बस इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अब फिल्म जर्नलिज्म के नाम पर रह गए वो मुट्ठी भर पैपराजी जो इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं, और लोगों को लगता है यही बहुत बड़ा काम है कि किसी की जिम का लुक देख लेना और किसी का रेस्टोरेंट का लुक देख लेना। असल सवाल पूछने वाले तो कोई नहीं बचे हैं। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि किसी फिल्म स्टार का मैंने कोई इंटरव्यू हाल फिलहाल में देखा हो ऐसा जो सिनेमा के बारे में हो, उसके काम के बारे में हो। अब ज्यादातर लोग जो फिल्म स्टार का इंटरव्यू करते भी हैं तो उसके पीछे होता है उनकी अपनी पर्सनल जिंदगी में झांकना, उनके कितने अफेयर थे, किसके साथ क्या था। तो कुल मिलाकर सिनेमा की समझ वाले इंटरव्यू, सिनेमा की समझ वाले कंटेंट तो अब नहीं रह गए। और ये मतलब ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट है, ये एकदम दिख रहा है, कहीं छुपी हुई बात नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए सिनेमा वाले कुछ लोग जो हैं आजकल घूम घूम के कुछ यूट्यूब चैनलों पर जाकर इंटरव्यू तो दे रहे हैं, हाँ, लेकिन वो पॉलिश वाले इंटरव्यू हैं, इमेज चमकाने वाले, या ऐसे इंटरव्यू जिसमें सिनेमा से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी लाइफ का गाना गा रहे हैं, वो अपनी या जिंदगी की कहानी बता रहे हैं, अपनी जिंदगी की जर्नी कहानी बता रहे हैं, लेकिन हैं। सिनेमा पे बस बात बस नहीं। मतलब जो रियल सवाल हैं उनसे वो, उन पे वो बात ही नहीं कर रहे हैं, ना उनसे पूछे जा रहे हैं, ना वो जवाब। तो एक तरीके से वो जो पीआर ड्रिवन इंडस्ट्री का एक नया पीआर है कि यूट्यूब चैनल्स पे जाके इंटरव्यू दो और अपना एक वो अलग तरह का प्रचार करें। अक्षय कुमार आजकल एक और इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ। यूट्यूब पे आप देखिएगा, वो प्रमोशनल वीडियो में आता है। अच्छा, वो किसी महिला का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो शायद कोई एंटरप्रेन्योर है या कुछ इसी तरह से, मैंने हल्की सी एक झलक देखी थी। हाँ, जल्दी जल्दी मैं नोट करना भी भूल गया किसका है। तो अक्षय हाँ, कुमार एक और इंटरव्यू ले रहे हैं आजकल, वो सरफिरा का इंटरव्यू या सरफिरा इंटरव्यू करके कुछ चल रहा है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि अक्षय कुमार का अगला कैरियर जो है वो करण जौहर की तरह इसी तरह का, कि करण जौहर फिल्में बनाना उनके लिए पार्ट टाइम हो गया है। हाँ, आजकल हाँ, वो हर जगह आपको इंटरव्यू करते मिल जाए, कई मतलब पिछले कई सालों से। कॉफी विद यस, करण तो एक स्टेज उनका है, उसके अलावा किसी भी फिल्म प्रोग्राम में पहुंच जाइए जो उनकी होगी, उनके दोस्तों की होगी, तो आपको स्टेज पे मिलेंगे और मीडिया का काम वो खुद ही करते हुए दिखाई देंगे। तो हाँ, हो सकता है कि अक्षय भी जो है अगला जो उनका कुछ इसी तरह का हो कि वो आपको यूट्यूब पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं जो है वो
कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू लेते दिखे जो कि मतलब उनके हिसाब से जो है बड़े लोग हैं और जिन्होंने कुछ सफलता हासिल की है इस समाज में। देखिए, एक बात और है, मैं जाते-जाते बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वाक़ई एक्टिंग की वजह से फ़िल्म इंडस्ट्री में आए। हमारे ज़्यादातर लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बहुत अच्छा बिज़नेस है, ग्लैमर वर्ल्ड में चमकना है, इस वजह से आए हैं। ख़ास एक्टिंग की वजह से आए हुए लोग बहुत कम हैं और जो एक्टिंग की वजह से आए हैं, वो चमकते भी हैं अपने काम की वजह से। उनके आगे फिर सवाल नहीं लगता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, उनका एक्टिंग से कोई बहुत नज़दीकी रिश्ता नहीं रहा है। वो दूसरे कारणों से एक्टिंग में हैं और उन्होंने इसको एक ऐसा व्यवसाय बना दिया है जिससे लगता है कि एक्टिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर एक्टिंग नहीं भी आती हो तो भी चल जाता है। यहाँ पर दूसरी चीज़ें और हो रही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत अच्छे से रिव्यू दिया बैड न्यूज़ का, फिर आदु जीवितम का और हमारे दर्शकों को समझाया कि किस तरह से पतन हो रहा है सिनेमा जर्नलिज़्म का। बहुत-बहुत शुक्रिया, हम लोग आगे भी जुड़ेंगे और कुछ शुक्रिया जो उज्जवल सिनेमा जी। से जुड़े मुद्दे हैं उस पर हम इसी तरह से रोज़ आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू।